सिर्फ निगरानी करानी है बॉस, या उनके बारे में कोई कवायद भी हासिल करने हैं? ओवर। नंबर 11 ने पूछा। तुम्हें सिर्फ निगरानी करनी है, कवायद मैं खुद हासिल कर लूंगा। ओवर। कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा, यस सर। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फरीदी ने ओवर एंड ऑल कहकर माइक के साथ मौजूद बटन को ऑफ किया और फिर माइक को वापस खुले डैशबोर्ड में रखकर डैशबोर्ड बंद कर दिया। उसके साथ ही उसने इंजन स्टार्ट किया तो उसी लम्हे पार्किंग बॉय दौड़ता हुआ करीब आया। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए पार्किंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया और फिर पार्किंग बॉय ने कार के वाइपर के नीचे रखा हुआ कार्ड निकाला और पीछे हटकर कर्नल फरीदी को बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया। तो कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कार को बैक करके मोड़ा और फिर कंपाउंड गेट की तरफ ले जाने लगा। कंपाउंड गेट से निकलकर उसने कार को दाएं हाथ पर मोड़ा और दूसरे लम्हे कार की रफ्तार एक झटके से तेज की और वो दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। काफी आगे जाने के बाद कर्नल फरीदी ने कार को एक साइड रोड पर मोड़ा और थोड़ी देर बाद उसने कार की रफ्तार आहिस्ता की और एक सुर्ख रंग की बड़ी सी इमारत के खुले कंपाउंड गेट में मोड़ दी। इमारत पर जोसेफिन क्लब का बोर्ड लगा हुआ था। कर्नल फरीदी ने कार एक साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत में कोई आदमी नजर न आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे पूरी इमारत खाली हो। लेकिन कर्नल फरीदी जैसे ही बरामदे में पहुंचा, एक साइड पर मौजूद दरवाजा खुला और एक खूबसूरत एक्रीमी लड़की जिसके जिस्म पर शोक रंग का लिबास था बाहर निकली। हेलो जोसेफिन, कर्नल फरीदी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हेलो कर्नल, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ है आपका, जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान लेने आया हूँ, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लड़की बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। जरूर जरूर कर्नल फरीदी, जोसेफिन ने कहा और वापस उसी दरवाजे की तरफ मुड़ गई जिससे वो बाहर आई थी। कर्नल फरीदी उसके पीछे उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। बड़ी सी मेज के पीछे मौजूद ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर जोसेफिन जाकर बैठ गई, जबकि कर्नल फरीदी साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। चलिए लीजिए इम्तिहान, जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी ने उन दोनों एग्रीमियों के हुलिये तफसील से बताने शुरू कर दिए जिनके बारे में रहमत ने बताया था और जिन्हें उसने खुद भी देखा था। दोनों हुलिये सुनकर जोसेफिन ने आंखें बंद की और कुर्सी की नशिश से सर टिका दिया। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। आइए कर्नल, जोसेफिन ने कुर्सी से उठते हुए कहा और कर्नल फरीदी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक तहखाने में पहुंच गए। यहाँ एक तरफ बड़ी सी मेज थी जिस पर कंप्यूटर मौजूद था। मेज के सामने कुर्सियां रखी हुई थी। तशरीफ रखिए, जोसेफिन ने कर्नल से कहा और खुद मुड़कर वो एक साइड में मौजूद लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोली और उसके अंदर से एक डब्बा उठाकर उसमें से एक कंप्यूटर डिस्क निकाली और डब्बा वापस रखकर वो मुड़ी और कंप्यूटर के सामने मौजूद कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने कंप्यूटर डिस्क को कंप्यूटर में फीड किया और उसके बाद उसे ऑन करके उसने तेजी से कीबोर्ड के बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी। कर्नल फरीदी खामोश बैठा देखता रहा। जोसेफिन मुसलसल कीबोर्ड को प्रेस करती रही और स्क्रीन पर तहरीरें मिटती और उभरती रही। उन तहरीरों के साथ एक कोने में तस्वीरें भी उभर रही थी। चंद लम्हों बाद जैसे ही एक तस्वीर और उसके साथ तहरीर उभरी, जोसेफिन ने हाथ रोक लिया और कर्नल फरीदी भी तस्वीर देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये वाकई उन दोनों एग्रीमीज में से एक की तस्वीर थी। ये वो था जो कार ड्राइव कर रहा था। एक तो यही है कर्नल, क्यों? जोसेफिन ने कर्नल फरीदी की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी याददाश्त वाकई काबिले दाद है जोसेफिन, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफिन का चेहरा मसरत से खिल उठा। कर्नल फरीदी ने तस्वीर के साथ तहरीर पढ़ना शुरू कर दी। उस शख्स का नाम रूडी था, रूडी रिचर्ड, और उसके साथ उसके इंतहाई तफसीली कवायद दर्ज थे। इन कवायद के मुताबिक रूडी रिचर्ड एक्रीमिया की रियासत नॉर्मनिक का रिहायशी था। उसकी वालिदा अफ्रीका और वालिद एक्रीमी था। रूडी के 4 भाई और 2 बहनें थी और रूडी उनमें से दूसरे नंबर पर था। रूडी ने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की थी और उसके बाद वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हो गया था। उसके जुराइम की पूरी तफसील दर्ज थी। वो 15 बार गिरफ्तार हो चुका था और उसने मुख्तलिफ मराहिल में तकरीबन 8 साल कैद काटी थी। वो पेशावर कातिल भी रहा था, लेकिन पूरे कवायद में कहीं ये दर्ज न था कि उसका ताल्लुक किसी दहशतगर्द गिरोह से हो या वो कभी किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस पाया गया हो। बस आम सा जुराइम पेशा था, जैसे एक्रीमिया में जुराइम पेशा लोग होते हैं। और कवायद भी है, कर्नल फरीदी ने कहा। तो जोसेफिन ने एक बार फिर कीबोर्ड को टच किया और तहरीर बदल गई। रूडी के मजीद कवायद कंप्यूटर की स्क्रीन पर उभर आए, लेकिन उनमें भी कर्नल फरीदी को अपने मतलब की कोई चीज न मिल सकी।
अलबत्ता आखिर में एक इशारा ऐसा था जिससे कर्नल फरीदी चौंक पड़ा, क्योंकि उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि रूडी का ताल्लुक किसी बैनुल-अक़वामी गिरोह से है जो पूरी दुनिया में इंतहाई जदीद तरीन और खौफनाक असले की स्मगलिंग करता है। ठीक है, दूसरे को चेक करो, कर्नल फरीदी ने कहा, और जोसेफिन ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर कंप्यूटर ऑफ करके उसने उसमें से कंप्यूटर डिस्क निकाली और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। एक बार फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोली और एक और मखसूस डब्बे में से उसने एक कंप्यूटर डिस्क निकाली और अलमारी बंद करके वो वापस आकर कुर्सी पर बैठी और उसने डिस्क को कंप्यूटर में फिट करके कंप्यूटर ऑन किया और फिर कीबोर्ड को दोनों हाथों से टच करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर मुख्तलिफ तस्वीरें और तहरीरें उभरती और मिटती रही। फिर अचानक एक तस्वीर उभरी तो जोसेफिन ने हाथ हटा लिए। कर्नल फरीदी के चेहरे पर बेइख्तियार तहसीन के तासुरात उभर आए। तुम वाकई बेहतरीन याददाश्त की मालिका हो, ये वाकई मेरा मतलूबा आदमी है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया कर्नल फरीदी, आपकी इस तारीफ ने मुझे बेहद मसरत बख्शी है। दरअसल कंप्यूटर के साथ काम करते हुए मेरा जहन भी कंप्यूटर बन गया है, जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी ने इस्बात में सर हिला दिया। उस दूसरे आदमी का नाम माइकल था, जॉन माइकल। ये भी जुराइम की दुनिया का आदमी था और उस रूडी से ज्यादा इस दलदल में धंसा हुआ था। लेकिन तमाम कवायद पढ़ने के बावजूद कर्नल फरीदी को अपने मतलब की कोई चीज न मिली। वो आम से कवायद थे जो ऐसे बदमाशों के होते हैं। जोसेफिन ने कवायद की दूसरी किस्त स्क्रीन पर उभारी और इस बार कर्नल फरीदी बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें दर्ज था कि जॉन माइकल ब्लास्टर्स ऑपरेशन में माहिर समझा जाता है। वो उसमें इस कदर माहिर है कि इंतहाई जदीद तरीन सुपर ब्लास्टर को खुद तैयार कर सकता है। गुड, ये काम की बात मिली है। ओके जोसेफिन, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, कर्नल फरीदी ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे अरे कर्नल फरीदी, एक तो आप आते ही बेहद कम हैं और दूसरे जब भी आते हैं हवा के घोड़े पर सवार होकर आते हैं। आपका काम हो गया, अब आप मेरे साथ बैठकर कॉफी पियेंगे, जोसेफिन ने कंप्यूटर ऑफ करते हुए कहा। नहीं, इस वक्त नहीं, वादा रहा कि फुर्सत मिलते ही आकर कॉफी जरूर पीऊंगा और तुम्हारे दोस्त कैप्टन हमीद को भी साथ ले आऊंगा, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफिन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी और वो दोनों उस तहखाने से निकलकर ऊपर दफ्तर की तरफ बढ़ गए। हमीद साहब कहाँ हैं? काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे, जोसेफिन ने कर्नल फरीदी के साथ चलते हुए मुस्कुराकर कहा। वो आजकल एक नई दोस्त कैप्टन साइमा के साथ होता है, कर्नल फरीदी ने कहा, और उसके साथ ही वो जोसेफिन समेत उसके दफ्तर में दाखिल हुआ। ओह अच्छा, इसीलिए इधर का चक्कर नहीं लग रहा, जोसेफिन ने कहा, और कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नंबर 11 की आवाज सुनाई दी। कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ, कर्नल फरीदी ने साथ मौजूद जोसेफिन की वजह से अपना कोड नाम न दोहराया था। यस बॉस, नंबर 11 बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मातबाना लहजे में कहा गया। मैंने जो काम जिम्मे लगाया था उसके बारे में क्या रिपोर्ट है? कर्नल फरीदी ने गोलमोल से अंदाज में बात करते हुए कहा। काम जारी है बॉस, वो दोनों कमरे में ही मौजूद हैं, नंबर 11 ने कहा। उन दोनों को हेडक्वार्टर ले आओ, लेकिन किसी को उसका इल्म न होने पाए, कर्नल फरीदी ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फरीदी ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर जोसेफिन को गुड बाय कहता हुआ वो दफ्तर से निकल आया। जोसेफिन उसे कार तक छोड़ने साथ आई। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी की कार तेजी से अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि उसने बहरहाल उन दहशतगर्दों का एक अहम क्लू हासिल कर लिया था। सियाह रंग की कार खासी तेज रफ्तारी से मिरास के दारुल हुकूमत से शुमाल की तरफ जाने वाली वसी व अरी सड़क पर जैसे उड़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक दरमियानी कद व कामत का आदमी मौजूद था। उसका चेहरा पतला और लंबोतरा सा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर अय्यारी जैसे सबत होकर रह गई थी। उसे देखकर बेख्तियार लोमड़ी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। ये मार्क था, रॉड के एक खुसूसी ग्रुप का इंचार्ज, जो इंतहाई जदीद तर्ज के मिसाइलों का खुसूसी तरबियत याफ्ता ग्रुप था। साइड सीट पर ऑस्टिन बैठा हुआ था, जबकि उगबी सीट पर भी एक नौजवान एक्रीमी मौजूद था, लेकिन वो एक कोने में बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में बैठा था। तुमने कॉन्फ्रेंस हॉल का निशाना दुरुस्त तौर पर ले लिया है ना? ऐसा ना हो कि टारगेट खराब हो जाए, फिर तो सरकारी लोग भूखे भेड़ियों की तरह हम पर टूट पड़ेंगे, ऑस्टिन ने कहा। तुम मार्क को क्या समझते हो ऑस्टिन? अगर तुम चाहो तो मैं कॉन्फ्रेंस हॉल की किसी खिड़की में बैठी हुई चिड़िया को भी टारगेट बना सकता हो। पूरी इमारत तो बहुत मामूली बात है, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ऑस्टिन बेख्तियार हंस पड़ा। सड़क जिस तरफ जा रही थी उधर पहाड़ी इलाका था, लेकिन ये पहाड़ियां ज्यादा ऊंची ना थी, बल्कि ऊंचे नीचे टीलों की तरह थी
उन पर किसी किस्म का कोई दरख्त या घास वगैरह ना थी। खुश्क और बंजर पहाड़ियां थी। उनमें से एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ियों की निस्बत काफी ऊंची थी और उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा रडार लगा हुआ था जो दूर से नजर आता था। ये मिरास एयरफोर्स का मेन रडार स्टेशन था। एक तरफ बड़ी सी बैरक नुमा इमारत बनी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ काफी बुलंदी तक जाता हुआ टावर था जिस पर वो रडार लगा हुआ था। उसे आमतौर पर रडार स्टेशन कहा जाता था। वैसे उसकी हिफाजत का इंतहाई सख्त इंतजाम था। इस पहाड़ी को चारों तरफ से नीचे से ही खारदार तारों से बंद कर दिया गया था और ऊपर जाने वाली सड़क के किनारे बाकायदा चेक पोस्ट बनी हुई थी जिस पर इंतहाई चाको चौबंद मुसल्लह फौजी मौजूद थे। ये रडार स्टेशन तो तुम्हारे मिशन के आड़े ना आएगा, अचानक ऑस्टिन ने कहा तो मार्क बेख्तियार हंस पड़ा। आड़े नहीं आएगा, बल्कि यही हमारे मिशन के काम आएगा, मार्क ने हंसते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि ऑस्टिन कोई बात करता, अचानक ऑस्टिन की जेब से टू टू की आवाजें सुनाई देने लगी और ऑस्टिन और मार्क दोनों ही ये आवाजें सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। ऑस्टिन ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक खूबसूरत सा सिगरेट केस था। आवाज उसी में से निकल रही थी। मार्क ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। इसे एक तरफ करके रोक दो, मुझे ये कोई अहम कॉल लग रही है, ऑस्टिन ने कहा तो मार्क ने इस बात में सर हिलाते हुए कार एक साइड पर करके रोक दी। ऑस्टिन ने सिगरेट केस खोला और उसके अंदर मौजूद सिगरेटों में से एक सिगरेट निकालकर उसने उसे उल्टा करके दोबारा उसकी जगह पर रखा तो टू टू की आवाजें आना बंद हो गई। ऑस्टिन ने एक और सिगरेट को निकालकर उसे उल्टा करके जैसे ही उसकी जगह वापस रखा, सिगरेट केस में से एक मर्दाना आवाज सुनाई देने लगी। हेलो हेलो, जॉर्ज कॉलिंग ओवर। बार बार कॉल दी जा रही थी। यस, ऑस्टिन अटेंडिंग यू, ओवर। ऑस्टिन ने खुश्क और सपाट लहजे में जवाब दिया। बॉस, रूडी और माइकल दोनों होटल ब्लू लाइन में ठहरे हुए हैं। मैंने उनकी निगरानी के लिए वहीं होटल में एक मकामी आदमी को खरीदा हुआ था। उस मकामी आदमी ने मुझे इत्तला दी है कि होटल का सुपरवाइजर, जिसका नाम रहमत बताया गया है, पार्किंग में काफी देर तक कर्नल फरीदी से बातें करता रहा है और रूडी और माइकल भी उनके सामने ही वापस होटल आए हैं और कर्नल फरीदी और रहमत दोनों उन्हें गौर से देखते रहे हैं। फिर रहमत वापस आ गया और कर्नल फरीदी वापस चला गया। मैंने ये इत्तला मिलते ही फौरन अपने आदमियों से उस रहमत सुपरवाइजर को अगवा कराया और उसने मामूली से तशद्दुद के बाद जुबान खोलती। उसने बताया है कि उसने सफाई के दौरान रूडी के ब्रीफ केस में लेजर पिस्टल चेक किया और यहाँ के हेडक्वार्टर इंचार्ज कर्नल ग्यास को इत्तला दी। कर्नल ग्यास ने उसे कर्नल फरीदी का हवाला दिया और फिर कर्नल फरीदी होटल आया और उसे पार्किंग में बुलवाकर उससे पूछगुछ करने लगा। इतने में रूडी और माइकल दोनों वहां आए तो रहमत ने उनकी तरफ इशारा कर दिया। ओवर, जॉर्ज ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर क्या हुआ? वो दोनों अपनी असल शक्लों में हैं और उनके कागजात भी दुरुस्त हैं। ओवर, ऑस्टिन ने मुंह बनाते हुए कहा। कर्नल फरीदी के जाने के कुछ देर बाद ही मेरे आदमी ने इत्तला दी कि उनके कमरे की दो आदमी निगरानी कर रहे हैं और बॉस, आप जानते हैं कि ये दोनों सुपर ब्लास्टर्स के सिलसिले में मुलविस हैं। अगर कर्नल फरीदी ने उन्हें अगवा करके उनसे पूछ-गुछ की तो फिर सारा मंसूबा सामने आ जाएगा। ओवर, जॉर्ज ने जवाब दिया। ओ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी कर्नल फरीदी इंतहाई मशहूर एजेंट है। हो सकता है कि वो एक्रीमिया से उनका साबिका रिकॉर्ड किसी तरह हासिल कर ले। इस तरह उनकी बाबत उसे मालूम हो जाएगा। तो फिर तुमने क्या किया है? ओवर, ऑस्टिन ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने उन दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है। ओवर, जॉर्ज ने जवाब दिया तो ऑस्टिन बेख्तियार उछल पड़ा। हलाक कर दिया है? ओ, मेरी इजाजत के बगैर? वो तो मेरी टीम के इंतहाई अहम आदमी थे। ओवर, ऑस्टिन ने गुस्सैले लहजे में कहा। बॉस, इन मामलात में मामूली सी देर भी बाज़ औक़ात इंतहाई नुकसानदा साबित हो सकती है। कर्नल फरीदी बेहद अय्यार आदमी है और हमारा पूरा मंसूबा रिस्क में आ चुका था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि उनका खात्मा ही कर दिया जाए और कोई सूरत ना थी। ओवर, जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। उस रहमत का क्या हुआ? ओवर, ऑस्टिन ने होंठ भींचते हुए कहा। उसकी लाश गटर में फेंकवा दी गई है। ओवर, जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुमने वाकई बरवक्त कदम उठाया है, लेकिन अब उन दोनों की जगह तुम किसे दोगे ताकि सुपर ब्लास्टर्स की बकायदा देखभाल होती रहे? ओवर, ऑस्टिन ने कहा। उसका बंदोबस्त हो जाएगा बॉस, आप बेफिक्र रहे। ओवर, दूसरी तरफ से जॉर्ज ने कहा। लेकिन अगर कर्नल फरीदी इस तरह हमारे आदमियों को मार करता रहा तो कॉन्फ्रेंस तक तो हमारा पूरा ग्रुप ही खत्म हो जाएगा। ओवर, ऑस्टिन ने कहा। यह सब कुछ उस रूडी की हिमाकत की वजह से हुआ है। आपको तो इल्म है कि उसे इंतहाई जदीद तरीन असले से इश्क था। वो उस लेजर पिस्टल को हमेशा अपने पास रखता था। मैंने उसे मना भी किया था कि उसकी वजह से वो किसी भी वक्त चेक हो सकता है, लेकिन उसने वादा किया था
कि वो उसे ब्रीफकेस से बाहर ही ना निकालेगा। अलबत्ता उसने उसे अपने से अलग करने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो खामोश हो गया था। लेकिन उस रहमत ने उसे ब्रीफकेस के अंदर चेक कर लिया था। इस तरह ये दोनों मार्क हो गए और उन्हें खत्म करना पड़ा, वरना तो उसकी नौबत ही ना आती। हमारे आदमी इस तरह बिखरे हुए हैं कि किसी तरह भी उनमें से कोई भी मशकूक नहीं हो सकता। ओवर। जॉर्ज ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब जबकि कर्नल फरीदी को उन दोनों की इस तरह अचानक मौत का इल्म होगा और फिर उसका आदमी रहमत भी गायब होगा, तो वो लामहला समझ जाएगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और हो सकता है कि वो पूरे दारुल हुकूमत में मौजूद एग्रीमिस की निगरानी शुरू करा दे। ओवर। ऑस्टिन ने कहा, आप बेफिक्र रहे बॉस, वो चाहे जो कुछ भी करे, वो किसी तरह भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। ओवर। जॉर्ज ने जवाब दिया, ओके ठीक है, फिर भी तुमने इंतहाई मोहतात रहना है। ओवर। ऑस्टिन ने कहा, यस बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से जॉर्ज ने जवाब दिया और ऑस्टिन ने ओवर एंड ऑल कहकर सिगरेट को निकाला और फिर दोबारा पहले की तरह उलटकर वापस रख दिया और फिर दूसरा सिगरेट भी पहले की तरह रखकर उसने सिगरेट केस बंद करके जेब में रखा और उसके साथ ही मार्क ने कार स्टार्ट की और उसे सड़क पर ले आकर आगे बढ़ा दिया। ये क्या चक्कर चल गया है ऑस्टिन, तुम्हारे आदमी तो इंतहाई मोहतात रहते हैं। मार्क ने कहा, हाँ, उस रूडी के शौक ने उसे भी मरवा दिया है और उसके साथी माइकल को भी। दोनों ही मेरे बेहतरीन आदमी थे, मुझे उनकी मौत पर वाकई दिली अफसोस हो रहा है। ऑस्टिन ने जवाब दिया, अफसोस तो होता है, लेकिन तुम्हारा आदमी जॉर्ज वाकई बेहद अक्लमंद भी है और फौरी और बर्वक्त फैसले करने का आदी भी है। उसने अच्छा किया है कि फौरी तौर पर इस गुलो को खत्म कर दिया है, वरना तो ये सिलसिला दराज भी हो सकता था। मार्क ने जवाब दिया, हाँ, बहरहाल ठीक है, ऐसा तो होता ही रहता है। ऑस्टिन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, इस बार चीफ ने डबल प्लानिंग की है, इसका मतलब है कि हालात वाकई खासे गंभीर हैं। मार्क ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, हाँ, न सिर्फ हुकूमत के कारिंदे काम कर रहे हैं, बल्कि कर्नल फरीदी और उसका ग्रुप भी मसरूफ है, इसलिए जाहिर है कि हालात तो नाजुक होने ही हैं। बहरहाल तुम बात कर रहे थे उस रडार स्टेशन की। ऑस्टिन ने कहा, मैंने उस रडार स्टेशन को ही स्टेशन बनाया है क्योंकि वहां से ही दारुल हुकूमत की किसी बिल्डिंग को निशाना बनाया जा सकता है और किसी को उसका शक न होगा। मार्क ने कहा तो ऑस्टिन बेख्तियार उछल पड़ा, ये कैसे मुमकिन है, वो तो एयरफोर्स का अड्डा है और उसकी हिफाजत का इंतहाई सख्त इंतजाम होगा। ऑस्टिन ने इंतहाई हरे भरे लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल प्लानिंग यही है। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब हम उस रडार स्टेशन पर जा रहे हैं? ऑस्टिन ने कहा, अरे नहीं, अभी नहीं, जिस रोज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी उससे एक रात पहले कार्रवाई होगी, उससे पहले तो हमने उसके करीब भी नहीं जाना। मार्क ने कहा तो ऑस्टिन ने एक तवील सांस लिया, तुमने ये बात करके मुझे वाकई हैरान कर दिया है, ये तो तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ऑस्टिन ने कहा, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ ताकि तुम इस प्लानिंग को अच्छी तरह समझ लो और देख भी लो, क्योंकि अब तुम हमारे बॉस हो और तुम्हारी रजामंदी जरूरी है। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या बॉस होना है मार्क, मेरा और तुम्हारा तो फील्ड ही अक्सर मुख्तलिफ है, ये तो मौजूदा हालात की वजह से ऐसा किया गया है। ऑस्टिन ने कहा, मुझे मालूम है और मुझे खुशी है कि इन हालात में बहरहाल तुम जैसे दोस्त को ही मेरा बॉस बनाया गया है, वरना शायद मेरा किसी और के साथ गुजारा भी ना हो सकता। मार्क ने हंसते हुए कहा और ऑस्टिन भी हंस पड़ा। कार अब पहाड़ी इलाके में सफर कर रही थी, लेकिन रडार स्टेशन अभी काफी दूर था कि अचानक मार्क ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और फिर उसे एक पगडंडी पर उतार दिया। ये आम और तंग सा पहाड़ी रास्ता था। कार हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। काफी आगे जाकर एक टीले नुमा पहाड़ी के दामन में पहुंचकर मार्क ने कार रोक दी और उसके साथ ही उसने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो टीले की ओर से एक मुसल्ला आदमी बाहर आ गया। ओके, मार्क ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर कहा, ऑल ओके बॉस, उस आदमी ने करीब आकर कहा और मार्क ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और फिर कार का दरवाजा खोल दिया। आओ ऑस्टिन, मार्क ने ऑस्टिन से कहा और कार से नीचे उतर आया। ऑस्टिन भी असबात में सर हिलाता हुआ दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए जैसे ही टीले की दूसरी तरफ गए, ऑस्टिन ये देखकर हैरान रह गया कि उधर 2 टीलों के दरमियान एक काफी बड़ी कार थी, बिल्कुल जैसे कोई बड़ा हॉल हो। बड़ी अजीब जगह तलाश की है तुमने, ऑस्टिन ने कहा तो मार्क मुस्कुरा दिया। कार खाली पड़ी हुई थी। वो दोनों उस कार में दाखिल हुए। उसी लम्बे कार के फर्श का एक छोटा सा हिस्सा किसी संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर को उठ गया और अब नीचे जाती हुई लोहे की सीढ़ियां नजर आ रही थी। मार्क सीढ़ियां उतरने लगा। ऑस्टिन भी उसके पीछे सीढ़ियां उतरा और थोड़ी देर बाद
वो एक चौड़ी सुरंग में पहुंच चुके थे। सुरंग कुछ आगे जाने के बाद एक खासी बड़ी और चौड़ी लेकिन बंद जगह पर जाकर खत्म हो गई। सुरंग और ये चौड़ी बंद जगह कुदरती नजर आ रही थी, अलबत्ता उसकी छत पर किए गए सुराख इंसानी हाथों के मरहूम मिन्नत लगते थे। ये सुरंग और कमरा क्या तुमने अब बनाया है? ऑस्टिन ने चारों तरफ हैरत से देखते हुए कहा। नहीं, ये तो कुदरती है। मेरे आदमियों ने यहाँ का एक खुसूसी मशीन के जरिए सर्वे किया था। उसी सर्वे के नतीजे में ये सुरंग और कमरा सामने आया, लेकिन ये हर तरफ से बंद था। चुनांचे इस ऊपर वाली कार में सुराख करके सुरंग तक पहुंचने का रास्ता हमने खुद बनाया है, और इस सुरंग और इस कमरे में हवा पहुंचाने के लिए खुसूसी सुराख भी हमने खुद किए हैं। इस तरह अब ये जगह हर लिहाज से इंतहाई महफूज हो गई है। मार्क ने जवाब दिया तो ऑस्टिन ने इस बात में सर हिला दिया। इस कमरे में दो बड़ी बड़ी मेजें थी, जिन पर मुस्ततिल शक्ल की इंतहाई जदीद किस्म की मशीनरी रखी हुई थी। मेजें काफी लंबी चौड़ी थी, लेकिन फोल्डिंग स्टाइल की थी। इस कमरे में दो और आदमी भी मौजूद थे, जिन्होंने ऑस्टिन और मार्क को सलाम किया। अब मैं तुम्हें प्लानिंग बताता हूँ। हम इस ऑपरेशन में एसवी मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। ये मिसाइल इंतहाई ताकतवर होते हैं, लेकिन उसकी साख बाकी मिसाइलों से मुख्तलिफ होती है। ये लंबे कैप्सूल नुमा होते हैं। इनके लॉन्चर की साख्त भी इसी तरह होती है। उस लॉन्चर और मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा निस्फ घंटे में नस्ब किया जा सकता है। ये कंप्यूटराइज कंट्रोल होते हैं। ये कमरा कंट्रोल रूम होगा, जबकि कॉन्फ्रेंस वाले रोज सुबह को हम रडार स्टेशन पर बेहोशी के कैप्सूल फायर करके वहां मौजूद हर शख्स को बेहोश कर देंगे। रडार से जरा नीचे पहाड़ी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इस लॉन्चर को आसानी से नस्ब किया जा सकता है, जो जाहिर है दूर से नजर नहीं आएगा, जबकि रडार वैसे ही काम करता रहेगा। मेरे आदमी वहां के आदमियों की जगह ले लेंगे और इसी तरह काम करते रहेंगे जैसे वहां के लोग काम करते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल रूम में मौजूद रहूंगा, और जब तुम मुझे ट्रांसमीटर पर फायर का हुक्म दोगे तो मैं मिसाइल फायर कर दूंगा, और एक ही फायर उस पूरी बिल्डिंग को निस्तो नाबूद कर देने के लिए काफी होगा। जिस बुलंदी पर रडार मौजूद है वहां से कॉन्फ्रेंस हॉल तक रास्ते में कोई रुकावट भी मौजूद नहीं है, और टारगेट कंप्यूटराइज होगा, इसलिए उसके नाकाम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्क ने तफसील बताते हुए कहा। मिसाइल फायर करने के बाद क्या करोगे? ऑस्टिन ने पूछा। हम यहाँ कॉन्फ्रेंस से एक रोज पहले मुकम्मल तौर पर कीमोफ्लाज हो जाएंगे और यहाँ से निकलकर रडार स्टेशन पर कब्जा करेंगे। जब मिसाइल फायर हो जाएगा तो हम उस लॉन्चर को खोलेंगे और वहां से वापस यहाँ आ जाएंगे, और फिर उस वक्त तक यहाँ मुकम्मल तौर पर कीमोफ्लाज रहेंगे जब तक सारी चेकिंग वगैरह मुकम्मल नहीं हो जाती। जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ का किसी के जहन में तस्वुर भी नहीं आ सकता। इस तरह चाहे वो लाख सर पटक ले, हमें तलाश न कर सकेंगे। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो हम एक एक करके निकल जाएंगे। मशीनरी यही रह जाएगी, जिसे काफी बाद में अलहदा अलहदा करके यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। मार्क ने जवाब देते हुए कहा।